Welcome back, guys. In this video we will be covering the question number 5 and question number 6 of tutorial sheet 2, nuclear and particle physics. So let's read question number 5. Compute the mass defect in AMU and energy unit of the following nuclei: S1632, uranium 92-235, and copper and carbon, and their masses of nuclei are given. So we have to find the mass defect. This is a relatively easier question, but let's do it. So first of all, आप ये देखो कि AMU एंड एनर्जी यूनिट कैसे कन्वर्ट होते हैं, मास एंड एनर्जी इक्वलेंस कैसे होता है. सो जो 1 AMU ऑफ मास होता है, इट कोरस्पॉन्ड्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. फर्स्ट थिंग आपको ये पता होनी चाहिए. एंड ये कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट कहाँ से आता है? देखो, जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है हमारे पास, तो उससे पहले क्या होता है, हमारे पास सेपरेट न्यूक्लियॉन्स होते हैं. ये रेड लेट्स से प्रोटॉन्स हैं एंड ब्लू हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं. वी हैव सेपरेट न्यूक्लियॉन्स. जब हमारे पास न्यूक्लियॉन्स नज़दीक आते हैं एंड दे फॉर्म न्यूक्लियस, सो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन से पहले का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है. सो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कलेक्टिवली ज़्यादा होता है मास ऑफ न्यूक्लियस से. सो ये जो एक्स्ट्रा मास होता है ये कहाँ चला जाता है, ये एक्स्ट्रा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. सो इस न्यूक्लियस के साथ हमारे पास क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, विच मे बी रिलीज एज द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. कि हो सकता है ये एनर्जी कैसे हो, न्यूक्लियस कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ से मास एनर्जी कन्वर्जन समझ आ गया. अब इसका एक अपोजिट भी होता है. जैसे कि हमें किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, तो हमें उसको एक बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि कितनी होनी चाहिए, जितनी एनर्जी इस न्यूक्लियस को फॉर्म होने के टाइम पे लगी थी. सो उतनी अगर एनर्जी हम इसे दे देते हैं, सो ये अपने न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट हो जाएगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में. ठीक है. सो इस केस में क्या होता है, हम एनर्जी दे रहे हैं, सो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है. इस केस में भी क्या होता है, जो मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, वो ज़्यादा होता है मास ऑफ न्यूक्लियस से. ठीक है. सो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है बेसिकली. सो मास डिफेक्ट कैसे आएगा, आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का डिफरेंस इन मास निकाल लेंगे, सो वो आपके पास कितना आ जाएगा, मास डिफेक्ट. एंड अगर हमारे पास वो मास डिफेक्ट लेट से AMU के अंदर है, सो आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 931.5. ठीक है. तो ये आपके पास मास डिफेक्ट आ जाएगा. सो मैं किसी भी एक के लिए करके दिखा देता हूँ आपको. फर्स्ट लेट से S1632 के लिए करते हैं. तो हम अपना मास डिफेक्ट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, से मास डिफेक्ट. सो सिंपली अगर मैं किसी भी एटम लेट से XZA, ये एक एटम है एंड इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, इसका जो बेसिकली मास होगा हमारे पास, इसके अंदर Z नंबर ऑफ क्या है, न्यूक्लियॉन्स है, सॉरी Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्लस A माइनस Z नंबर ऑफ क्या है, न्यूक्लियॉन्स है. सो अगर ये न्यूक्लियस है मेरे पास XZA, ये क्या है, न्यूक्लियस है. सो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ तो इट इज Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. सो मास डिफेक्ट कितना होगा, अगेन इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास होगा वो ज़्यादा होगा. सो मास डिफेक्ट डेल्टा M लेट्स से इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास, A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. रिमेंबर यहाँ पे जब मैं कैपिटल MXZA लिख रहा हूँ, सो इट मीन्स ये इसके न्यूक्लियस का मास है. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मास डिफेक्ट आ जाएगा. तो अगर ये वैल्यूज मेरे पास AMUs में गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ. S1632. सो इसके लिए मास डिफेक्ट कितना आएगा, Z कितना है, 16. मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1.0072 प्लस a माइनस जेड कितना होगा इसका, वो भी 16 होगा, टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 0.086 mu माइनस इसका न्यूक्लियस का मास देख लेते हैं यहाँ पे, विच इज 31.972 mu। सो 31.972 mu, ये सब mu में है, ठीक है। सो जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 0.2808 mu मास डिफेक्ट। ये mu में है, अगर आप इसको MEV के अंदर चाहते हैं सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा M 0.2808 इंटू 931.5। सो जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 261.56 MEV। दोनों हमारे पास मास डिफेक्ट है, लेकिन ये हमारे पास किसके अंदर है, AMU के अंदर है, ये हमारे पास MEVs के अंदर। इज इट ओके? सो मैंने एक कर दिया, बाकी तीन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस के मासेस आपको दे रखे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का आप, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है AMU के अंदर वो कितना होता है 1.0072 AMU, और ये न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.0086 AMU। सो अगर आपको ये तीन वैल्यूज पता है, एक AMU में कितने MEV होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का पता है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब बी पार्ट पर आते हैं। फ्रॉम द गिवन मास डिफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई एस्टिमेट देयर एटॉमिक मासेस। अब की बार हमें क्या दे रखा है, मास डिफेक्ट दे रखा है डेल्टा M दे रखा है, हमें Z एंड इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पता है, तो हम सिंपली देखो, सिंपली मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे बता देता हूँ। आपको डेल्टा M गिवन है, Z आपको पता है, A माइनस जेड आपको पता है, MN आपको पता है, आपको ये वाला फैक्टर निकालना है, ठीक है। सो आई होप कि सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन है, आपको जस्ट सोल्व करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। सी द masses of some of the unstable nuclides whose masses cannot be measured directly are estimated through the measurement of Q value। सो Q वैल्यू की भी आपको मैं बताता हूँ क्या कंसेप्ट होता है। Q value of nuclear reactions involving unstable nucleus in experiments, the Q value is estimated through the kinetic energy measurements of the reaction products। सो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन Q वैल्यू इज मेजर टू बी -22.135 MeV इस रिएक्शन का। एस्टिमेट द मास ऑफ अनस्टेबल N72 मीन्स इसका आपको मास निकालना है, ओके। एंड आपको गिवन क्या है, इसका मास गिवन है N714 का, इसका मास आपको गिवन है, एंड 1H1 का हमको पता ही है, प्रोटॉन का बेसिकली जो मास होता है। सिंपल, हम Q वैल्यू बताता हूँ मैं आपको, Q वैल्यू दे रखी है आपको -22.135। तो देखो ये क्वेश्चन भी इजी है। तो देखो Q वैल्यू समझो पहले क्या होता है। Q वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सिंपली ये होता है। एंड अगर ये मास आपके पास AMUs के अंदर आता है तो आप सिंपली इसको MEVs में लिख सकते हो, 931.5 MEV। इज इट ओके? सो आपके पास Q वैल्यू गिवन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना है -22.135। सो रिएक्टेंट्स का मास, रिएक्टेंट्स क्या थे हमारे पास 1H1 था एंड N714 था, 1H1 एंड N714। सो 1H1 मीन्स प्रोटॉन विच इज 1.0072 प्लस 14.003704 माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स
रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या था, N12 7 या N7 12 एंड 1H3। सो ये वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ N7 12 माइनस 1H3 का मास कितना था हमारे पास, जस्ट 3.016 3.016049। सिंपली इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना, इनको राइट हैंड साइड में। तो आपके पास जो मास है N7 12 का कितना आएगा, 12.0158 AMU। ठीक है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। लेट मी इंसर्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको मैं क्यू वैल्यू से रिलेटेड एक चीज़ और बताता हूँ जब हम क्यू वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं। सो किसी भी रिएक्शन के लिए, ओके, दिस इज फॉर जनरल एनी रिएक्शन, इफ लेट्स से जो क्यू वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, तो वी से that our reaction is spontaneous or you can say our reaction is exothermic reaction। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव कब आएगा, जब मास ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज रिएक्टेंट्स मास, ओके, एंड दिस इज प्रोडक्ट, सो मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से, मीन्स हमारा जो एक्स्ट्रा मास है रिएक्टेंट का वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो उस केस में हमारी जो क्यू वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सो वह एनर्जी फेवरेबल रिएक्शन होती है, सो इसलिए वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एंड मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड। और अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने का क्या मतलब है, इसका जस्ट अपोजिट, कि हमारे पास रिएक्टेंट्स का मास कम है, प्रोडक्ट का मास ज़्यादा है, इट मीन्स हमने उस रिएक्शन को एनर्जी दी होगी, तो वो स्पॉन्टेनियस तो नहीं होगी, अपने आप तो नहीं होगी वो रिएक्शन, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकेंड, अगर हम रिएक्शन होने के लिए एनर्जी दे रहे हैं तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इज इट फाइन? आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो ये 2 पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखना कि अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, क्यू वैल्यू नेगेटिव होती है तो हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। अब इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मासेस ऑफ न्यूक्लियाई निकल, कॉपर, जिंक आर गिवन respectively in AMUs. Which of these nuclei are stable? Okay. तो यहीं पे एक पॉइंट और ऐड कर लो आप कि अगर हमारी Q वैल्यू नेगेटिव होती है, देखो अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मीन्स अपने आप रिएक्शन हो जा रही है स्पॉन्टेनियसली, तो मीन्स वो जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। लेकिन अगर Q वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स रिएक्शन अपने आप नहीं होगी जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे उसको। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज अ स्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल क्यों है, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, रिएक्टेंट्स में हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी तब जाके हमारी रिएक्शन होगी। विदाउट एनर्जी हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सो इसलिए जिन रिएक्शंस का क्यू वैल्यू नेगेटिव होता है वो स्टेबल, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है, एंड इसका कन्वर्स किसी रिएक्शन का क्यू वैल्यू पॉजिटिव होता है तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। सो आई होप कि आप इनका क्यू वैल्यूज निकाल सकते हो। किसी भी एक के लिए क्यू वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सिमिलरली मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनटू AMU इनटू 931.5 MeV। ये क्या होगा, क्यू वैल्यू होगा।
रिएक्टेंट्स क्या होंगे, सपोज निकल है, निकल का न्यूक्लियस कैसे बना होगा देखो, 28 प्रोटॉन्स प्लस 64 माइनस 28, सो 34 36, सो 36 न्यूट्रॉन्स जब कंबाइन किए होंगे उसके बाद हमारे पास क्या बना होगा, निकल का न्यूक्लियस बना होगा 28 64। सो आई होप रिएक्टेंट्स का आप मास लिख सकते हैं 28 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 36 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ निकल न्यूक्लियस जो कि हमें गिवन है यहाँ पे 63.94813। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से तो हमारे पास क्यू वैल्यू आएगी। क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आई तो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर द न्यूक्लियाई विच कैन डिके बाय बीटा एमिशन व्हाट आर द एंड पॉइंट एनर्जीज ऑफ बीटा पार्टिकल एंड द क्यू वैल्यू ऑफ द डिके रिएक्शन। इट मीन्स जब ये न्यूक्लियाइज बीटा एमिशन होता है इनका, बीटा एमिशन मीन्स देखो किसी भी जनरल एक रिएक्शन के लिए मैं बीटा एमिशन लिख के दिखाता हूँ, XZA। सो इफ आई से कि इस रिएक्शन का बीटा डीके हुआ है, सो बीटा डी में लेट से कि इलेक्ट्रॉन निकला है, सो आप मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इसका कंजर्व कर देंगे Z नंबर, सो ये Z-1 हो जाएगा YA, एंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, रिमेंबर। सो सिंपली आप इस रिएक्शन की अब आपको क्यू वैल्यू लिखनी है। अगेन आप क्या करेंगे, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है तो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा एंड क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको बीटा एमिशन के लिए क्यू वैल्यू चेक करनी है इन डीके रिएक्शंस की। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम, अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट मी यहीं पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, ना ही थ्योरी क्लासेस में ना ही ट्यूटोरियल क्लासेस में। सो वी विल स्किप क्वेश्चन नंबर 7 एंड वी विल मूव स्ट्रेट टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। थैंक यू।